नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और आप मेरे साथ हैं स्टडी विद मनीषा प्लेटफॉर्म पर, जहां पे मैं एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करा रही हूं। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फर्स्ट टर्म और एस7 के एग्ज़ाम अब इस महीने से शुरू हो जाएंगे, तो मैं रिवीजन टेस्ट लेकर आई हूँ, जिससे बच्चों को साथ साथ एक्सप्लेन भी करवाती हूँ, जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम जो है एग्ज़ाम में ना फेस करनी पड़े और सारे क्वेश्चन वो मेरे साथ यहीं पर लर्न कर लें। और आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बीच बीच में मैं इसमें ये भी बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी तक मैंने पार्ट जो फर्स्ट कराया था उसमें इसके 21 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं आगे 22 क्वेश्चन नंबर 22 से आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मेरे साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, और मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारा है कि इन सभी ऑप्शंस में से सक्रिय नागरिक के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रांस में सक्रिय नागरिक किसे कहा जाता था? 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को, 25 वर्ष से ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को, या फिर 25 वर्ष से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार था। यानी कि फ्रांस में केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र के वही पुरुष वोट डाल सकते थे जिनको कि अपनी आमदनी का, यानी कि अपनी मजदूरी की 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, जो वो लोग ही केवल सक्रिय नागरिक माने जाते थे। यानी कि इस बात को आप सही से समझेंगे, फ्रांस में जो लोग अपनी मजदूरी की 3 दिन के बराबर मजदूरी चुकाते थे उनको ही सिर्फ वोट डालने का अधिकार था। और इस तरह के जो सक्रिय नागरिक थे वो फ्रांस के समाज में केवल 40 लाख थे, जबकि वहाँ की कुल जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। उनमें से सिर्फ 40 लाख लोगों को ही सक्रिय नागरिक माना जाता था। अगला प्रश्न है, जैकोबिन क्लब क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। तो जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब जो था, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। छोटे दुकानदार और कारीगरों का जो क्लब था उसको जैकोबिन क्लब कहा जाता था। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, सफाई करने वाला, नौकर, बिहारी, मजदूर इत्यादि ये सभी शामिल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, लुई 16 के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जो जैकोबिन क्लब था उसका जो नेता था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और वो ही इन लोगों का नेता भी था जिसने कि जैकोबिन क्लब को संभाला और वो छोटे दुकानदारों और कारीगरों का नेता बना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आतंक का राज किसने स्थापित किया? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आतंक का राज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोबेस्पियर ने। 1793 से लेकर 1794 तक के बीच का जो काल है उसको फ्रांस के इतिहास में आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। रोबेस्पियर के नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई थी। इस कार्यकाल में जो रोबेस्पियर था उसने काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण किया और दंड भी लोगों को दिया। रोबेस्पियर ने कुलीन, पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के लोग जो उनकी कार्यशैली से असहमति रखते थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया, तथा क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। जो दोषी पाए जाते थे उन्हें गिलोटिन पर चढ़वाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। यानी कि गिलोटिन नाम की एक मशीन बनवाई थी जिसमें कि उनका सिर रखकर उनको धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसी वजह से 1793 से लेकर 1794 तक का जो काल था फ्रांस के शासन काल में, उसको आतंक के राज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय पर जो रोबेस्पियर था उसने बहुत सख्त नीतियां अपनाई थी अपने शासन में। ठीक है, तो अगला प्रश्न आ गया है, गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन क्या था इसके लिए आप समझ ही गए होंगे। जैसे कैदियों को कैद करके रखने वाली जेल नहीं, खेल के मैदान नहीं, सर धड़ से अलग करने वाली मशीन। यानी कि जो सर को धड़ से अलग करने वाली मशीन थी उसका नाम था गिलोटिन। इस पर व्यक्ति को जो है एक बार उसका सिर फिक्स करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, गिलोटिन क्या था?
अगला प्रश्न है, मैक्सिमिलियन रेबोस्फेयर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1794 में। जो रेबोस्फेयर था उसने अपनी नीतियाँ इतनी सख्त बना दी थी, इतनी सख्ती से उनको लागू किया कि जनता उससे परेशान आ गई थी, त्राही त्राही करने लग गई थी, जिससे जुलाई के एंड में आकर 1794 में न्यायालय ने उसे ही दोषी पाया और उसका सिर ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो रेबोस्फेयर मैक्सिमिलियन जो थे उनको 1794 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और न्यायालय में जब उनको दोषी पाया गया। प्रश्न नंबर 28 है, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है 1946 में, यानी कि 1789 की क्रांति हुई, उसके बाद भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिले, नए संविधान बने तब भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिले। इतने सालों बाद भारत से सिर्फ एक साल पहले 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि ये एक डेवलप्ड देश है जो कि हमसे बहुत पहले विकास कर चुका है, तरक्की कर चुका है, उसके बाद भी यहाँ की महिलाओं को इतने सालों बाद वोट का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दस्तावेजों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो इसका उत्तर भी है 1794 में। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों में दास प्रथा का उन्मूलन एक था। 1794 में दास प्रथा से संबंधित कानून पारित किया गया। ठीक है, यानी कि एक कन्वेंशन बनी थी जिसमें कि दासों की मुक्ति से संबंधित कानून बनाए गए थे। तो ये 1794 में ही बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। किसने 1793 में कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं? तो ये एक लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे, शोमेत, ठीक है, इन्होंने कहा था। शोमेत जैकोबिन समर्थित राजनीतिज्ञ था जिन्होंने महिला क्लबों को बंद करने को उचित ठहराया था और उन्होंने पुरुषों से कहा था कि पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, इन सब पर तुम्हारा साम्राज्य है। उन्होंने महिलाओं से कहा था कि स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही है तुम्हारा कार्य। अगला प्रश्न है, बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि बास्तिल क्या था? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। यह फ्रांस में किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक थी और उपरोक्त में से सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सच में ही बास्तिल जो था वो एक फ्रांस के किला था जिसको कि जेल बनाया गया था, जेल की तरह बनाया हुआ था। और दूसरा, लोग वहाँ पर बास्तिल से बहुत घृणा करते थे और ये सम्राट की निरंकुश शक्तियों का भी प्रतीक था। तो तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही होंगे। इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, लुई 16 किस राजवंश से संबंधित था? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो ये सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। इसका उत्तर होगा सी, बूर्बो राजवंश। लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? तो इसका उत्तर भी बहुत ही आसान है, सभी बच्चे इसका उत्तर भी जानते होंगे। हालांकि ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो लुई 16 जो था 1774 में राजगद्दी पर आसीन हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज में कौन सा एक वर्ग जो था वो नहीं था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट और व्यवसायी और किसान। तो इसका आंसर है सम्राट। सम्राट जो था वो कोई वर्ग नहीं था, ठीक है, बाकी सभी किसी न किसी वर्ग से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 35, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध करते थे। इसका सही उत्तर बी है कि पेरिस के तथा देश के देहाती क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग जो संघर्ष कर रहे थे 1789 में, वो सिर्फ पाव रोटी की बढ़ी कीमतों की वजह से ही विरोध कर रहे थे। 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों में से कौन से कार्य 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? कुलीन वर्ग की सेवा करना, ये तो कराया जाता था। स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना,
कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना। तो इसका उत्तर होगा खा, स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। फ्रांस के किन स्टेटों को कर से छूट प्राप्त थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस पर अंडरलाइन कर लेंगे, ऐसे कहीं लिख लेंगे, पेपर में ये पूछा ही जाता है। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो व्यक्ति थे यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन दोनों को कर नहीं देना पड़ता था, इनको करों से छूट दी गई थी। अगला प्रश्न है 38। सन 1774 में जब लुई 16 सम्राट बना तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? राजकोष खाली क्यों हो गया था? इसका जो उत्तर है वो दोनों ही है, ए और बी, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चला था, और दूसरा है इसका क्योंकि सरकार वर्साई के महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च करती थी। तो इस वजह से जो ये था इसका फ्रांस का जो वो था समूह वो कर्जे से खाली हो गया था। प्रश्न 39। निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? तो जॉन लॉक जो थे उन्होंने एक साथ आधारित प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे? तो ये थी स्टेट जनरल, उसमें तीनों को अपने अपने सदस्य भेजने होते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्न मैं अगली वीडियो में भेजूंगी जो कि पार्ट 3 में पूरा होगा। इसी प्रकार के और प्रश्नों के लिए इस